नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों, ठंड का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है हमारे शहर में। काफ़ी ठंड, पछुआ हवा का ठिठुरन जो चल रहा है वो जो समझिए कि एकदम रूह को कंपा दे रहा है। तो इस कंपाती हुई ठंड के बीच मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं फिर से इस करंट अफेयर्स के 320वें एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हराने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आपका पैर कोई खींचने लगे, कोई टांग खींचने लगे, कोई बार बार आपको गिराने का कोशिश करे, देखिएगा उसी समय आप उन सभी बाधाओं से लड़के उसी समय आप अपने मंजिल को प्राप्त कीजिएगा। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। तो इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व युद्ध अनाथ दिवस, इसके बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी आपको देते हैं कि युद्ध में यानी विश्व युद्ध में जितने भी सैनिक थे मारे गए थे, उनके बाल बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, उनके सम्मान में हर एक साल हम लोग 6 जनवरी को, कब दोस्तों? 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 6 जनवरी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन बना? तो दोस्तों, अभी भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का जैसे ही उद्घाटन किए, उसी के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो वाला देश बन गया है। यानी भारत में अब मेट्रो की जो कुल लंबाई होने वाली है वो कितनी है? 1000 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 1000 किलोमीटर है। और कुछ शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है, जिसके पूरा हो जाने पर हो सकता है यह स्थान दूसरा भी हो सकता है, और इन फ्यूचर स्थान पहला भी हो सकता है। तो अभी कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर 4 भारत इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए भारत की मेट्रो दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के उद्घाटन के साथ ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मेट्रो परियोजना वाला देश बन गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि ICMR ने किस राज्य में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV मामलों को ट्रैक किया? तो दोस्तों, इस वायरस का उद्गम स्थल कहाँ है? चीन में है दोस्तों, चमगादड़ चीन में है। जिस तरीका से कोरोना वायरस का उद्गम स्थल चीन में हुआ था, उसी तरीका से इस HMPV वायरस का उद्गम स्थल भी क्या है? चीन में है। इन दोनों वायरसों के लक्षण लगभग एक ही मिल रहे हैं, यानी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, और इसमें भी यानी HMPV में भी क्या है? सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार है दोस्तों। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो वायरस है ये बच्चों में, किसमें दोस्तों? बच्चों में अधिक मात्रा में फैल रही है, और कोरोना वायरस बच्चों, बुजुर्ग और बूढ़ों में, बच्चे, बुजुर्ग और युवा तीनों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था दोस्तों। तो अभी कर्नाटक में, किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में एक बच्चे को इसकी पुष्टि हुई है HMPV की, यानी वायरस का वर्गीकरण है HMPV न्यूमोमेरिडो परिवार से एक नकारात्मक संवेदी एकल स्टैंड RNA वायरस है, जो एवियन मेटा न्यूमो वायरस उपसमूह C से निकटता से संबंधित है। खोज इसकी कब हुआ था? ये कोई नया वायरस नहीं है दोस्तों, ये बहुत पुराना वायरस है। वायरस कभी खत्म नहीं होता, जैसे कोरोना वायरस है खत्म नहीं होगा। HMP वायरस है, ये कभी खत्म नहीं होता है। इसका प्रभाव कम हो जाता है, फिर समय आने पर इसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसकी खोज 2001 में नीदरलैंड में RT-PCR तकनीक का उपयोग करके पहली बार अलग किया गया था। अस्पताल में भर्ती होने की अधिकतम आयु क्या है? यानी ये 6 से 12 साल के महीने की आयु वाले शिशुओं को सबसे अधिक जोखिम होता है, जो RCV के 2 से 3 महीने के चरम से थोड़ा अधिक आयु के होते हैं। हाल ही में अपडेट में 2024 के अंत में चीन में यह क्या है? मामला उभरा हुआ है दोस्तों, और चीन से कहाँ आ गया है? कर्नाटक अपने देश भारत में आ गया है। तो इसकी पुष्टि अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर दी है, और इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है
कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया? तो दोस्तों भारत का पहली बार जैविक मत्स्य पालन यानी क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया? तो सिक्किम में शुरू किया गया। भारत के वर्तमान में मत्स्य मंत्री हैं राजीव कुमार रंजन उर्फ लल्लन सिंह। कौन है? राजीव कुमार रंजन उर्फ लल्लन सिंह है दोस्तों। इन्हीं के द्वारा सिक्किम राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत्स्य पालन के सतत विकास के प्रयासों को जारी रखने के लिए श्री राजीव रंजन सिंह ने आज असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र सम्मेलन 2025 में PMY के तहत सिक्किम राज्य में जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए सिक्किम के सोरांग जिले में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की अधिसूचना को जारी किया। तो ये जो मत्स्य पालन होगा दोस्तों, ये पूरा तरीके से जैविक तरीका से होने वाला है और ये भारत का पहला होने वाला है और भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में होने वाला है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसने पंचायत से संसद 2.0 लॉन्च किया है? तो अभी दोस्तों लोकसभा के जो चेयरमैन है, लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी। कौन है दोस्तों? ओम बिरला जी है। इनके द्वारा लोकसभा के नई दिल्ली में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं की लगभग 500 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि भाग ले रही है। इसका उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजातियों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना और प्रभावी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रिया और शासन के बारे में इनका ज्ञान को और बढ़ाना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ओम बिरला। अभी ये क्या है? लोकसभा अध्यक्ष है। क्या है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने OBC, EBC, DNT छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू किया है? तो दोस्तों पंजाब ने 2024-25 के लिए शैक्षणिक वर्ष के लिए PM यशस्वी योजना के अंतर्गत OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल खोला है। और दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड के लिए आप लोग रोक रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने या यूँ कहें किस केंद्र शासित प्रदेश ने अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है? तो इसका उत्तर अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, इसी प्रश्न में इसका उत्तर हम आपको जरूर बताते चलेंगे। पोर्टल छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, सत्यापन, अनुमोदन और वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। वंचित पृष्ठभूमि से छात्रों के लिए शैक्षणिक पहुंच को बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट इंडिया के तहत PM यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना भी इस माध्यम से शुरू की गई है। दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसकी योजना घोषणा की गई थी। यानी जितने भी दलित वर्ग के छात्र हैं, अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं, जो विदेशों में रह के पढ़ाई करते हैं, उनके अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत उन्हें आने जाने, रहन सहन, खाने पीने, पढ़ने का छात्रवृत्ति दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी। और इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ आयोजित करेगा? तो दोस्तों एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेंगलुरु में आयोजित करने वाला है। क्या इस बार की विषय वस्तु थीम पर आधारित है दोस्तों? तो रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी। इस बार की थीम क्या है? रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी इस बार की थीम है दोस्तों। रक्षा मंत्रालय और एरोस्पेस के संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए ये क्या किया जाता है? एयर शो का आयोजन किया जाता है दोस्तों। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नागासाकी परमाणु बम से बचने वाली शिगमी फुका हेरी का निधन कितने आयु में हो गया है? तो दोस्तों जो नागासाकी पर परमाणु बम गिरा था उसमें से एक आदमी बच गए थे। उनका नाम क्या है? शिगमी फुका हेरी। क्या नाम है दोस्तों? शिगमी फुका हेरी नाम है, जिनका निधन हाल फिलहाल में 93 वर्ष की आयु में हो गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 93 वर्ष की आयु। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर तारा और तेजस को घोषित किया गया है। ये खो खो 2025 भारत में पहली बार होने जा रहा है दोस्तों। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को ब्रांड एम्बेसडर
सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। इसका आयोजन कब होगा? 2025 में होगा, नई दिल्ली में होने वाला। शुभंकर क्या है? तारा और तेजस है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी द्वारा लक्षित कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्शन स्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया गया? तो दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा जो लक्षित कैंसर थेरेपी होता है उसके लिए एक इंजेक्शन स्टेबल हाइड्रोजल विकसित को किया गया। अब आते हैं आईआईटी से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया को विकसित किया है दोस्तों। साथ ही देखेंगे आईआईटी मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है। कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर ने कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी कानपुर अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। आईआईटी मुंबई ने दर्द रहित हो गया दोस्तों। आईआईटी इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंस रिसीवर विकसित किया गया है। आईआईटी रोपड़ ने पेटेंट मैकेनिकल के लिए रिहैबी डिवाइस विकसित की है। तो ये आईआईटी से संबंधित कुछ फैक्ट है दोस्तों, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आइए वीडियो के लास्ट में सबसे रोचक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटाका कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों ये विश्व की सबसे वृद्ध महिला के रूप में पहचाने जाने वाली 116 वर्षीय टोमिको इटुका का बुढ़ापे के कारण निधन हो गया दोस्तों। ये जापानी महिला है दोस्तों। जापानी महिला का जन्म 23 मई 1908 को ओसाका में 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी बहन के रूप में हुआ था। अब जानते हैं दोस्तों जापान की औसतन जीवन क्या है, यानी जापान के लोग जीने की उम्र क्या है? तो महिला लगभग 87 वर्ष तक जीते हैं और पुरुष लगभग 81 वर्ष तक जीते हैं। यानी यूँ देखा जाए तो महिला से ज़्यादा वहाँ पुरुष से ज़्यादा महिला लोग जीते हैं। अब है इनके निधन हो जाने के बाद अब कौन सबसे विश्व की बुजुर्ग महिला बनी है? तो नन सिस्टर इनाह। कौन दोस्तों? नन सिस्टर इनाह विश्व की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 116। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। भारत माता की जय। जय हिंद।